हे लवली पीपल, वेलकम टू माय चैनल बिल्ड अ ब्रेन। आई एम तमन्ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये जो चैप्टर है ना, अगर आपने न्यू बुक खरीदी है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 1 होगा, बट अगर आप ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर 2 होगा और चैप्टर नंबर 1 होगा आपका द कोल्ड वॉर एरा। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से स्टडी करते हुए चलना है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ओके, तो आज हम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ेंगे। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे समझने वाली है कि जो आपका द कोल्ड वॉर एरा चैप्टर जो डिलीट हुआ है ना इस साल, पिछले साल भी डिलीट था, वो चैप्टर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ये द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी अच्छे से समझना है तो। लेकिन हम उसको पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना वो आज हम कवर करेंगे द कोल्ड वॉर एरा की, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। फिर चैप्टर जो है इसी वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। ओके, एंड कुछ एडिड टॉपिक्स भी है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के, और आपके सिलेबस में भी कुछ एडिड टॉपिक्स है, तो उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको सब कुछ कवर करवाने वाली हूँ इस चैनल पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, तो सबसे पहले एज मैंने कहा कि मैं आपको द कोल्ड वॉर एरा जो है उसकी कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जिससे आपके जो बेस होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, है ना। जब हमें कुछ सेंटेंस लिखना होता है, एक बच्चे को हम सेंटेंस लिखवाना सिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सेंटेंस लिखवा देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी समझने से पहले द कोल्ड वॉर एरा की कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हो वर्ल्ड वॉर 1 पे। अब सबको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 ये जो डेट है ना, ये टाइम पीरियड जो है ना, एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो नोट कर लो कि भाई अपने ब्रेन में फिक्स कर लो ये डेट। ओके, सो वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ हमारा? 1914 टू 1918 तक हमारा वर्ल्ड वॉर 1 चला, राइट। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुई हमारे वर्ल्ड में, राइट। फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 होता है एंड इसका टाइम पीरियड रहता है 1939 टू 1945, राइट। अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, हमें वर्ल्ड वॉर 2 को अच्छे से समझना है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, 2 पावर होती है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको नहीं पता होता, उनके लिए मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक 2 पावर थी जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। कौन कौन से कंट्रीज थी? एक तो थे अलाइड पावर हमारी, और सेकेंड थी एक्सिस पावर। अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर, डन। और एक्सिस पावर में थी इटली, जापान एंड जर्मनी। ओके, अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन जीता। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई, मतलब वर्ल्ड में ऐसी ऐसी डिस्ट्रक्शन हुई जो आज तक हमें देखने को मिलती है। तो फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 में एक पावर जो है वो जीती। वो कौन सी थी? वो हमारी थी एलाइड पावर। एलाइड पावर जीत जाती है, जिसमें कि ये 4 कंट्रीज होते हैं। अब इन 4 कंट्रीज में से 2 कंट्रीज को कट कर देते हैं, दैट इज ब्रिटेन एंड फ्रांस। इन 2 कंट्रीज को हमने कट कर दिया क्योंकि इनकी सिचुएशन जो थी ना वो बहुत खराब हो गई थी वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक, ठीक है, बहुत खराब हो गई थी। मतलब इनकी इकोनॉमी डाउन हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन डाउन हो गया था, सब डाउन हो गया था। तो 2 पावर बचती है हमारी, दैट इज यूएसए, जिसके बारे में हमें पता है। आज तक हम यूएसए, अमेरिका का नाम सुनते हुए आ रहे हैं, अभी भी सुनते हैं कि कितनी ज्यादा पावरफुल कंट्री है वो। सेकेंड है यूएसएसआर, फर्स्ट वन इज यूएसए। नाम रट लो, 2 कंट्रीज है, 2 कंट्रीज। आगे वाले चैप्टर में भी हमें 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज यूएसए, सेकेंड वन इज यूएसएसआर। यूएसए के बारे में तो आपको पता है, सुना हुआ नाम है, बट व्हाट अबाउट यूएसएसआर? यूएसएसआर आखिर है क्या? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब ये क्या होता है ना, ये जो 2 कंट्रीज बच जाती है ना, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच होता है कोल्ड वॉर। इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होता है? कोल्ड वॉर होता है। इसी को हम कहते हैं कोल्ड वॉर एरा।
कोल्ड वॉर क्या होता है, जैसे हॉट वॉर होता है ना, हॉट वॉर में क्या होता है, हमारी वर्ल्ड वॉर में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो क्या हुआ था, हॉट वॉर हुआ था। हॉट वॉर का मतलब क्या होता है कि भाई मिसाइल फेंकी जा रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है मैसिव स्केल पर। लेकिन कोल्ड वॉर का मतलब इससे अपोजिट होता है। कोल्ड वॉर में कोई मिसाइल्स यूज नहीं हो रही है, एक दूसरे को मारा नहीं जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। कोल्ड वॉर, ये लिख लो नोटबुक में, दैट कोल्ड वॉर इज इक्वल टू आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट बिटवीन टू सुपर पावर्स। कौन थी वो दो सुपर पावर, यूएसए एंड यूएसएसआर। क्लियर, कोल्ड वॉर का मतलब ही आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं हम, और बाइपोलैरिटी क्यों नाम रखा गया, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, क्यों, व्हाट इज बाइपोलैरिटी, है ना, ये हम आगे देखेंगे। अब देखो ये टॉपिक आ गया हमारा, व्हाट इज बाइपोलैरिटी। हमारे चैप्टर का नाम जो हमारा व्हाट इज सॉरी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो हमारा चैप्टर है, द एंड, खत्म हो गया बाइपोलैरिटी का, खत्म हो गया, समझ आ गया। लेकिन बाइपोलैरिटी आखिर है क्या, इसको हम जानेंगे। उससे पहले मुझे आपको एक चीज दिखानी है, बतानी है, दैट इज यूएसएसआर जो हमने पढ़ा कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम जो है यूएसएसआर को ही कहा जाता है। तो सोवियत सिस्टम यानी कि यूएसएसआर क्या है, यूएसए के बारे में हमें पता है, बट व्हाट अबाउट यूएसएसआर, यूएसएसआर क्या है। तो यूएसएसआर जो है ना, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है अच्छे से, 1 मार्क में पूछी जा सकती है। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब फॉर्म हुआ, 1917 में फॉर्म हुआ, आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जब रशिया में हुआ उसके बाद 1917 में हमारा यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ। इसमें 15 कंट्रीज आते थे, यूएसएसआर सिर्फ एक कंट्री नहीं है, 15 कंट्रीज है यूएसएसआर में। कौन कौन सी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। सारे नाम याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लेना। और ये याद रखना है कि यूएसएसआर में 15 कंट्रीज इंक्लूडेड थी। डन। बाइपोलैरिटी का क्या मतलब है, बाय, देखो बाय का मतलब क्या होगा, जस्ट अ मिनट, बाय का मतलब क्या होगा, बाय मतलब टू, है ना, एंड पोलर, पोलर मतलब पोल्स, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड था ना वो 2 पोल्स में बट गया था, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट में बट गया था। अब जो वेस्ट में थी ना, वेस्ट में थे यूएसए और ईस्ट में था यूएसएसआर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। सो बाइपोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हेल्ड बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में बट गया था। The classic case of a bipolar world is that of the Cold War between the United States. कौन सी 2 कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए एंड द सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, which dominated the world of the 20th century. मैं बार बार यूएसए एंड यूएसएसआर इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि अगर एग्जाम में या टेस्ट में आपसे पूछा जाए ना कि भाई कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुआ था ये बाइपोलैरिटी क्या है, तो आपके माइंड में ना उसी टाइम मेरी आवाज गूंजे, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर, तो अच्छे से याद करते हुए चलना है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था। वो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट किस चीज का था, क्या ऐसा टॉपिक था, ऐसा क्या सिस्टम थी, क्या पॉलिसी थी। तो ये पॉलिसीज थी, दैट इज फर्स्ट वन इज कम्युनिज्म एंड सेकंड इज कैपिटलिज्म। एक यानी कि जो एक कंट्री है वो कम्युनिज्म फॉलो करना चाहती है और दूसरी कंट्री जो है वो कैपिटलिज्म का सिस्टम फॉलो करना चाहती है। ये दोनों क्या होता है, फर्स्ट देखते हैं। कम्युनिज्म का मतलब होता है द पॉलिटिकल सिस्टम, वो सिस्टम इन विच द स्टेट own and controls all factories, farms, services, etc. and treat everyone equally. वो एक ऐसा सिस्टम है, कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सब गवर्नमेंट की चीजें आती है, गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है ना,
इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हमारे इंडिया में प्राइवेटाइजेशन भी है ना, और गवर्नमेंट भी है, राइट। गवर्नमेंट स्टेट भी कंट्रोल कर रहा है कुछ चीजों में, और प्राइवेटाइजेशन भी है। प्राइवेट स्कूल्स है तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। बट कम्युनिज्म का मतलब होता है कि सारा कंट्रोल जो होगा ना वो गवर्नमेंट के ऊपर होगा, कोई और इंडिविजुअली अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। वही कैपिटलिज्म जो है ना इससे अपोजिट है। अगर ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तो कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल सब कुछ करेगा, उसमें गवर्नमेंट का कोई ऐसा खास रोल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से। सो द सिस्टम इन विच the system in which the means of production of goods and services are privately owned and operated for a profit. Simple. ठीक है। कम्युनिज्म यानी कि जहाँ पे स्टेट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, कैपिटलिज्म यानी कि जहाँ पे इंडिविजुअल सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अब इन दोनों में से कौन पॉलिसी फॉलो करता था? कम्युनिज्म वाली पॉलिसी जो थी ना वो यूएसएसआर फॉलो करता था, एंड कैपिटलिज्म वाली पॉलिसी या सिस्टम यूएसए फॉलो करता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं अपनी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर पे। हमारा जो द कोल्ड वॉर एरा था वो यहाँ तक खत्म होता है। यही बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी विद इन 8 to 10 मिनट्स। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या है। फर्स्ट वन इज व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या है। सेकेंड, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में ये हम पढ़ेंगे ये वाले टॉपिक्स पार्ट 2 इस वीडियो पे। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो सॉरी उसके लिए। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ इतने पार्ट्स पढ़ेंगे, एंड पार्ट 2 में बाकी के बचे हुए साथ में कुछ एडिट टॉपिक्स होंगे तो वो कंप्लीट करेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक ही वन शॉट करते हैं तो। ओके, अब आ जाओ इंट्रोडक्शन में। अब आप जैसे ही अपनी बुक ओपन करोगे ना तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा हर एक चैप्टर में। यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि वहां से 1 मार्क बनते हैं। साथ ही साथ जो बॉक्सेस गिवन होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे स्किप कर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ऐसा उन्हें लगता है इसमें से एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये गलत है। आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि उसमें से भी एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ओके, इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है। ये पिक्चर आपको दे रखी होगी आपकी एनसीईआरटी में। ये पिक्चर जो है एक वॉल की है जिसे हम कहते हैं बेर्लिन वॉल। बेर्लिन वॉल बनाई गई थी ईस्ट और वेस्ट बेर्लिन को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ईस्ट और वेस्ट मतलब कि जो वेस्ट बेर्लिन चला गया यूएसए की तरफ, ईस्ट बेर्लिन चला गया यूएसएसआर की तरफ। ओके, तो ये है हमारी बेर्लिन वॉल बनाई गई थी लोगों के द्वारा, और इसे तोड़ भी दिया गया था जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तब। वो हम आगे पढ़ेंगे। सो द बेर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर। बिल्ट इन, ये याद रखना है 1 मार्क में पूछा जाएगा, कब बिल्ट हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेर्लिन वॉल कब बिल्ट हुई? 1961। कब बिल्ट हुई? यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, 1961। ओके, 1961। टू सेपरेट क्यों हुई? अभी मैंने बताया, टू सेपरेट ईस्ट बेर्लिन फ्रॉम वेस्ट बेर्लिन, टू सेपरेट ईस्ट बेर्लिन फ्रॉम वेस्ट बेर्लिन। दिस आगे कितनी किलोमीटर लॉन्ग थी, कितनी बड़ी वॉल थी? 150 किलोमीटर लॉन्ग। कितनी किलोमीटर लॉन्ग? 150 किलोमीटर लॉन्ग। रिपीट आफ्टर मी, 150 किलोमीटर लॉन्ग। यस, स्टूड फॉर 28 ईयर्स। कितने ईयर्स तक खड़ी रही ये वॉल? 28 ईयर्स। कितने? 28 ईयर्स। एंड वॉज फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब तोड़ी गई ये वॉल? बेर्लिन वॉल कब तोड़ी गई? 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989। डन। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट वाज द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन मैंने बताया था, सोवियत यूनियन क्या है? इट्स यूएसएसआर।
यूएसएसआर को ही सोवियत यूनियन कहा जाता है। ओके, सो द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये वाला जो है ये हमने अभी पढ़ा है, ये कब आया, फॉर्मेशन हुई इसकी 1917 में, सॉरी 1917 में इसकी फॉर्मेशन हुई आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। अभी बताया सोशलिज्म का मतलब होता है कम्युनिज्म, सोशलिज्म का मतलब होता है कम्युनिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन एग्रिटेरियन सोसाइटी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखो, केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज होती है ना, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज होती है उन जो यूएसएसआर के अंडर आ जाती है, जो मैंने अभी 15 कंट्रीज बताई, वो यूएसएसआर के अंदर जब आ जाती है तो उन्हें भी क्या फॉलो करना होता है, कम्युनिज्म फॉलो करना पड़ता है, उनकी ही सिस्टम जो है यूएसएसआर का वो फॉलो करना पड़ता है। और इसी को हम कहते हैं, इसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक, सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। डन। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के क्या फीचर्स रहे होंगे। एज देखो हमें ये पता है कि यूएसए जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री है ना, लेकिन उस पावरफुल कंट्री को किसी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि उस पावरफुल यानी कि यूएसए के जितनी पावरफुल कंट्री को कोई चैलेंज कर रहा है, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ही। तो उस दूसरे बंदे में भी तो, दूसरे ओपोनेंट में भी तो कुछ पावर होगी ना, या वो ऐसे चैलेंज कर रहे हैं, कुछ तो पावर होगी तभी कर रहे हैं। तो क्या वो फीचर्स है वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट, सोवियत यूनियन के क्या फीचर है। पहला है इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था। आज के ज़माने में इट्स वेरी इजी, चुटकी में मैसेज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बट उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल था, लेकिन तब भी इनका जो था कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन हो गया, स्टील मशीनरी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तीसरा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो था वो अच्छा था, जो कि इसको यूएसएसआर को दूसरे रिमोटेस्ट एरिया से कनेक्ट करता था। सेकेंड इज इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी हर चीज की, जो कि पेन से लेकर कार तक प्रोड्यूस करती थी। दो उनकी क्वालिटी जो थी वो वेस्ट से यानी कि यूएसए से मैच नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं अपने शहर में, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, राइट। थर्ड, द सोवियत यूनियन इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। यानी कि स्टेट कंट्रोल कर रही है तो स्टेट को सब कुछ देखना पड़ेगा कि उनके लोग जो है वो अच्छे से रह रहे हैं, उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आ जाएगा, फूड हो गया, ठीक है, उनको फूड अच्छा मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल रही है बच्चों को, लोगों के पास जॉब है, ये वाला पॉइंट भी आता है। ये रहा, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, यानी कि हर इंसान कुछ कुछ काम करके कमा रहा था और अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहा था। नेक्स्ट इज द आर्म रेस। In the arm race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. यानी कि आर्म रेस में अगर हम आर्मी की बात करें तो वो यूएसए से मैच कर जाता था कभी कभार, लेकिन एट ग्रेट कॉस्ट, यानी कि उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, पैसे लगाने पड़ते थे, अपनी रिसोर्सेस लगानी पड़ती थी। ठीक है, let's move further. Now second topic is Gorbachev and disintegration. ये सेकेंड टॉपिक है हमारा, गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना। एंड आई सजेस्ट अगर आप अच्छे से बैठ के देखेंगे ना ये वीडियो, मतलब अलर्ट होके देखेंगे, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे ही देखेंगे वीडियो को, और साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक जो है वो ओपन कर लेंगे ना, क्योंकि जो मैंने स्लाइड्स में लिखा है ना वो सब मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है आपकी, तो आपको कोई भी लैंग्वेज में कोई इशू नहीं आएगा। इफ़ आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको एनसीईआरटी बुक से ही आंसर्स मार्क करवा रहे हैं तो वो आंसर्स याद करने में, ये वीडियो देखने में
आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाने वाला है सब, और आपके माइंड में ना फिक्स हो जाएगी, क्योंकि एक ही लाइन है, एक ही चीज़ें हैं, सब कुछ आपको बार बार समझाया जा रहा है ना। और ये चीज़ें हमें एंड तक याद करके रखनी है, जब तक हमारे बोर्ड्स नहीं होते, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, आपको अच्छे से याद करके रखनी है चीज़ें। ओके, तो अब देखते हैं गोर्बाचेव। गोर्बाचेव जो है ना, ये देखो, ये फोटो मैंने डाली है, दिस इज गोर्बाचेव, ये है गोर्बाचेव, ही इज गोर्बाचेव। ओके, तो माइकल गोर्बाचेव कौन थे? हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। यूएसएसआर में, ये चीज को समझना कि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक पार्टी थी जिसका नेम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नेम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। प्लीज मेरी राइटिंग को जज मत करना, मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, इसलिए ऐसी गंदी सी आ रही है। ओके, सो कौन थे गोर्बाचेव? माइकल गोर्बाचेव इनका फुल नेम है। वॉज बिकम द जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है। कब, क्या टाइम पीरियड था? 1985 में। ये रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि जो यूएसएसआर था ना, यूएसएसआर जिसके बारे में हमने इतने अच्छे अच्छे फीचर्स पढ़े पीछे, है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी यूएसएसआर के बारे में, इसमें कमियां भी थी। और कमी ये थी कि ये लोगों को फ्रीडम नहीं देते थे, डेमोक्रेसी नहीं थी सिस्टम में, लोग यूएसएसआर के बाहर नहीं जा सकते थे, उन्हें बाहर की कोई नॉलेज नहीं थी कि उनकी कंट्री के बाहर और दूसरी कंट्रीज में, वेस्ट में क्या चीज़ें चल रही है, कैसी डेवलपमेंट हो रही है। और एक टाइम ऐसे आने लगा ना, जो मैंने आपको बताया था कि आर्म रेस को मेंटेन करने के लिए, उनसे मैच करने के लिए, वेस्ट से मैच करने के लिए ग्रेट कॉस्ट देनी पड़ती थी। और एक टाइम ऐसा आया ना कि यूएसएसआर के पास जो बेसिक नेसेसिटीज वो अपने लोगों की फुलफिल कर रहे थे ना, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे बाद में। तो कितनी गलत बात है, लोगों के पास ना कोई तो फ्रीडम है और ना ही उनके पास बेसिक नेसेसिटीज है, और डेमोक्रेसी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो चीज़ें थी ना, वो बहुत ज़्यादा गलत होने लग गई थी। और जो सोशलिस्ट, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहते थे, उनका क्या जा रहा है, लोगों से खा रहे हैं वो, है ना। अब क्या होता है, ये गोर्बाचेव जो है ना, वो अच्छे थे। ये क्या चाहते थे? इस सिस्टम को रिफॉर्म करना, कि लोगों को फ्रीडम मिले। ये क्यों करना चाहते थे, ये रिफॉर्म्स क्यों लाना चाहते थे? 3 रीजन थे। पहला इज कि टू कीप द यूएसएसआर एब्रीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि यूएसएसआर जो है उनको इंफॉर्मेशन मिले। आज तक वो बाहर का कुछ नहीं जान पा रहे कि बाहर में क्या चल रहा है, बाहर क्या इंफॉर्मेशन, मतलब बाहर क्या कैसी कैसी डेवलपमेंट हो रही है। तो यूएसएसआर को इंफॉर्मेशन में आगे रखने के लिए वो ये रिफॉर्म लाना चाहते थे। दूसरा, टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट, जब यहाँ के लोग, ईस्ट के लोग वेस्ट वाले लोगों से मिलेंगे तो एक रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा, इसलिए। तीसरा, डेमोक्रेटाइज, मतलब डेमोक्रेसी लाने के लिए, कि सोवियत यूनियन में डेमोक्रेसी आए। तो ये रिफॉर्म जो है वो अच्छे रिफॉर्म्स थे, राइट। These developments were accompanied by rapidly escalating crises within the USSR that hazards its disintegration. मैंने क्या कहा, बहुत अच्छे रिफॉर्म है। आप सोचो कि जहाँ फ्रीडम नहीं है वहाँ लोगों को फ्रीडम दी जा रही है, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी ला रहे हैं गोर्बाचेव, ठीक है। इंफॉर्मेशन में आगे लेके जा रहे हैं, रिलेशन अच्छा मेंटेन करना चाह रहे हैं वेस्ट के साथ। लेकिन ये ही रीजन होता है, ये इनके जो रिफॉर्म्स है ना, ये ही रीजन होते हैं आगे चल के यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के। ऐसा क्यों, आखिर क्यों? ये अच्छी चीजें हैं तो ये बुरी कैसे हो गई, ये देखते हैं। देखो, अ coup took place in 1991 that was encouraged by the Communist Party hardliners. अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है आज तक बहुत आराम से अच्छे से जी रही है, ठीक है, लोगों के पैसे खा के जी रही है, लेकिन ये भी एकदम से सब कुछ बदलने वाला है, ये सिस्टम बदलने वाला है, अब उनकी कोई नहीं सुनेगा, डेमोक्रेसी आ रही है। तो क्या वो चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं ना। तो यही हुआ यहाँ पर कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो दूसरे लीडर्स थे ना, उन्होंने ही गोर्बाचेव को सपोर्ट नहीं करा, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। दूसरा, द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि अब जो था वो रिफॉर्म्स आ गए थे, फ्रीडम लोगों को मिल गई थी, लोगों ने देख लिया था कि क्या
फ्रीडम का टेस्ट क्या होता है, उन्होंने चख लिया था उस टेस्ट को, तो क्या वो दोबारा पिंजरे में बंद होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहते वो। तीसरा, बोरिस येल्सिन जो थे ना वो इस टाइम पे एक एज अ हीरो इमर्ज हुए। नेक्स्ट, इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन, 3 रिपब्लिक्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 रिपब्लिक्स ने क्या करा, रिपब्लिक कंट्रीज ने क्या करा, खुद को डिसबैंड कर दिया। यूएसएसआर इज डिसबैंडेड, यानी कि अब वो उसके पार्ट, यूएसएसआर के पार्ट नहीं है। वो जो 15 कंट्रीज थी उनमें से 3 कंट्रीज जो 3 मेजर रिपब्लिक जो थे उन्होंने तो यही कह दिया कि अब वो यूएसएसआर के पार्ट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, अब क्या हुआ, अब वो पार्ट नहीं है तो अब क्या हुआ, कैपिटलिज्म अपनाई गई कि अब यूएसएसआर का जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं होगा, दूसरा सिस्टम फॉलो होगा, एज वो यूएसएसआर के पार्ट ही नहीं है। यूएसएसआर डिसबैंडेड हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म हो गई यूएसएसआर, क्योंकि उनके जो 15 कंट्रीज थी उनमें से जो मेजर 3 रिपब्लिक्स कंट्रीज थी उन्होंने ही ऐलान कर दिया कि यूएसएसआर के पार्ट वो नहीं है, खत्म यूएसएसआर। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि गोरबाचेव ने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे रिफॉर्म्स लाए, लेकिन पहली चीज ये पूछा जा सकता है, पहली चीज कि उनके पार्टी लीडर्स ने उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। दूसरी चीज, जो कंट्री थी ना वो 2 हिस्सों में बट गई थी। पहले वो लोग जो ये मानते थे कि गोरबाचेव जो है ना वो बहुत धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी लाना चाहिए, फ्रीडम अच्छे से जल्दी दे, डेमोक्रेसी जल्दी लेके आए। और जो दूसरा ग्रुप था ना वो ये कह रहा था कि गोरबाचेव बहुत जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उन्हें थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए चीज़ों को, एकदम से नहीं लाने चाहिए डेमोक्रेसी, एकदम से फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और वो जो तीसरे लोग जो थे ना कि भाई एक तीसरा ग्रुप बना है, वो कह रहे थे कि भाई ठीक है गोरबाचेव अच्छी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन वो भी इन्फ्लुएंस हो गए इन दोनों ग्रुप्स की वजह से और उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं रहा एट लास्ट, ठीक है। तो यही चीज होती है, इसी की वजह से जो यूएसएसआर है ना वो डिसबैंड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इस टाइम पे एक चीज आती है दैट इज सीआईएस। सीआईएस की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये एक एज अ हेल्पफुल हैंड रही लोगों के लिए जो रिपब्लिक्स, दूसरे रिपब्लिक्स थे। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया को एक्सेप्ट किया गया, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। एंड द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरीड। अब सोवियत यूनियन जो है, जो पुराना सोवियत यूनियन था वो खत्म हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई डिड द, दिस इज थर्ड टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, व्हाई, क्यों हुआ? कुछ रीजंस, हमने इतने सारे रीजंस पढ़ लिए, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, ये गोरबाचेव की रिफॉर्म्स की वजह से। अब अच्छे से इस चीज को हम पढ़ेंगे। द इंटरनल वीकनेस, फर्स्ट इज the internal weakness of Soviet political and economic institution which failed to meet the aspiration of people। यानी कि जो हमारे जो यूएसएसआर का पॉलिटिकल सेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस हो गया या फिर इकोनॉमिक सेंस हो गया, इन सब चीज़ों में, इन सब मतलब एरियाज में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, लोगों के जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो ही फुलफिल नहीं हो पा रही थी। सेकेंड इज the Soviet economy, this is first, this is second point, the Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear, ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो आर्मी हो गई, न्यूक्लियर चीज़ें हो गई, ये सब बनाने में, ये सब पे मैच करने में यूएसए के साथ इन्होंने बहुत सारी रिसोर्सेज अपनी लगा दी उस चीज़ में। और एट लास्ट क्या हुआ, इतने ज़्यादा डेप्थ में चले गए कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और दूसरा कि नहीं हो पा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी। थर्ड इज ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल। अब क्या हुआ, जब लोगों को फ्रीडम मिली, अभी तक क्या कहा गया था कि भाई यूएसएसआर जो है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है, यूएसए देखो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं कर रहे, यूएसएसआर तो यहाँ आए होंगे। लेकिन जब उन्हें फ्रीडम मिली और उन्हें ये पता चला कि भाई यूएसए जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, अपनी डेवलपमेंट की पीक पर है, और यूएसएसआर को देखो अपनी नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज के लिए लड़ रहा है,
लोगों को साइकोलॉजिकल शॉक मिला कि भैया इतने साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने हमसे झूठ बोला कि हम आगे है यूएसए के। नेक्स्ट इज द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल, ये हम पढ़ चुके हैं। फिफ्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि जो मोस्ट इमीडिएट कॉज था ना डिसइंटीग्रेशन का वो ये था डैट जो लोगों के अंदर, कंट्रीज के अंदर ना नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई थी, देशभक्ति की भावना कि भाई बस हो गया, बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहे यूएसएसआर हमारी, हमें अब फ्रीडम चाहिए भाई। ऐसे उन्होंने कहा कि हमें अब फ्रीडम चाहिए, हम अपना अलग से रहेंगे, हमें नहीं रहना यूएसएसआर के अंदर। तो यही थी एक सबसे मेजर वाले रीजन, सबसे मेजर कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। So the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics, including Russia, जो successor state बना USSR का, including Russia and the Baltic republics. Baltic republics में 3 आती है, Estonia, Latvia, Lithuania. Ukraine, Georgia and others proved to be the final and most immediate cause for the disintegration of the USSR. Done. Let's move further. अब हमारा आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है? रिजल्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट्स। अब जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो एज अ वर्ल्ड बेसिस पे क्या रिजल्ट निकल के आए? बहुत इजी है। क्या रिजल्ट? अपना दिमाग चलाओ। अभी तक क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था, खत्म हो गया। क्या चल रहा था अभी तक? आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था, खत्म हो गया। बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो खत्म हो गया। तो ये ऐसी ऐसी चीजें ना, अगर आपने चैप्टर समझ लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ ना चैप्टर को कि आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। सो यू आर नॉट एबल टू कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है। नो, ऐसा नहीं होगा। आपको आंसर देना है चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस, पहला तो ये क्या हो गया? कोल्ड वॉर खत्म हो गया। दूसरा, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट खत्म हो गया। तीसरा, जो मिलिट्री अलायंसेस बन गई थी ना, अब 2 वर्ल्ड है, ठीक है, एक वर्ल्ड नहीं, 2 कंट्रीज है, जो 2 सुपर पावर है, उन 2 सुपर पावर की अलग अलग अलायंसेस बन गई थी कि भाई मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, ठीक है। एक और ग्रुप था दैट इज नैम, जो इन दोनों में से किसी के साथ नहीं था और इंडिया उसका पार्ट था, ठीक है। तो मिलिट्री अलायंसेस जो थी वो खत्म हो गई। और एक और चीज की डिमांड जागृत हुई, किस चीज की? कि भाई वर्ल्ड पीस चाहिए। पहले वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया जिसमें मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो लोगों के पास पीस नहीं थी, लोगों को शांति नहीं मिल पा रही थी। सबको लग रहा था कि भाई अब हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3, अब हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है। तो लोगों को वर्ल्ड पीस चाहिए थी। नेक्स्ट इज मल्टीपोलर सिस्टम वाज सरपास्ड। मल्टीपोलर सिस्टम मतलब कि अब हर कंट्री जो है ना वो खुद को आगे लेके आने की कोशिश करेगी कि हम अपनी तरफ से अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। अभी तक क्या थे? 2 पोल बन गए थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर खत्म हो गया तो क्या बचा? यूएसए, है ना। तो ये अब सिंगल सुपर पावर बन गया था, लेकिन हमने इसको इतनी ज्यादा वो नहीं करी, आज हमने मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। तो यूएस जो था वो सोल सुपर पावर बन गया था, एक अकेला सुपर पावर बन गया था। नेक्स्ट, न्यू कंट्रीज इमर्ज्ड विद द इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस, जो कि मैंने आपको बताया मल्टीपोलर सिस्टम में ही कि मल्टीपोलर सिस्टम सरपास्ड हुआ, नई नई कंट्री जो है वो बनने लगी, जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज थी ना उनको भी एक जो मतलब मौका मिल रहा था, चॉइसेस मिल रहे थे कि उनको अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है। देन so thank you, this is all about this video. If you like my explanation then please like, comment and subscribe my channel, and yeah, don't forget to press the bell icon.